हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जहाँ तक मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुखी होंगे अपने परिवार के साथ। मेरी तरफ से आप सभी का संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज मैं पिछले 4 दिनों से मैं नाउन नंबर पे आपको वीडियो दे रहा हूँ ताकि आपका नाउन नंबर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो मैं अब तक 4 नियम बता चुका हूँ, लेकिन आज उसी प्रोसेस के तहत मैं आपको कंपाउंड नाउन और उससे जुड़े कुछ नियम बताऊंगा। और वही बात जो इससे पहले मैं अपने पूर्व लेक्चर्स में कह चुका हूँ, वो सारी बातें इसमें भी लागू होंगी। कंपाउंड नाउन्स भी नाउन्स ही हैं, उनमें भी वही नियम लागू होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बात है कि इनमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसमें पैटर्न थोड़ा बदलता है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, कंपाउंड नाउन्स लिखा हुआ है। इसको हिंदी में संयुक्त संज्ञा या यौगिक संज्ञा भी कह सकते हैं। संयुक्त का मतलब है कंपाउंड। देखिए, जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं दो या दो से अधिक चीजों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है या कंपाउंड बनता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, कंपाउंड है तो कम से कम इसमें दो तो चीजें होंगी कम से कम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपाउंड नाउन्स आर दोज नाउन्स विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। यानी कि कंपाउंड नाउन वो नाउन्स होते हैं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक शब्दों से होता है। कम से कम कंपाउंड बनने के लिए उसको 2 वर्ड की जरूरत है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे पासर बाई 2 शब्दों से बना है, लेकिन कमांडर इन चीफ 3 शब्दों से बना है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई नाउन 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अब उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि सन इन लॉ। इससे देखिए, इसमें ये रूट वर्ड है सन, ठीक है। तो अब जैसे इसके आप चाहें तो और भी बना सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। कमांडर इन चीफ, आप जानते हैं सेना का कमीशन रैंक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें रूट वर्ड या मेन वर्ड ये है कमांडर। तो अब ऐसे बनता है। इससे और अगर और शब्द बनाना चाहें हम तो आप बना सकते हैं एडिटर इन चीफ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसा कि देख सकते हैं इन सभी में 2 या 2 से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल, स्टेप सन, गर्लफ्रेंड। तो अब आपको यहां पे थोड़ा सा लग रहा होगा कि इसमें मेन वर्ड कौन है। मेन वर्ड इसमें है फ्रेंड, मेन वर्ड इसमें फ्रेंड है। स्टेप सन में मेन वर्ड जो है सन है। उसी तरह से अब यहां थोड़ी सी स्वाभाविक सी बात है कि दिक्कत होती है लोगों को। लेफ्टिनेंट जनरल, अब इसमें थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा, दोनों लगभग एक मतलब काफी अच्छे शब्द हैं। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि लेफ्टिनेंट मेन है कि जनरल मेन है, लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ दोनों शब्द मेन है, लेफ्टिनेंट जनरल दोनों मेन है। कमांडर इन चीफ में जैसा कि मैंने बता चुका हूं कि कमांडर मेन वर्ड है। चीफ मिनिस्टर में आप समझ सकते हैं कि मेन वर्ड मिनिस्टर है। इससे आप चाहें तो और वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। कहने का मतलब ये मेन वर्ड है। एडिटर इन जनरल में मेन वर्ड एडिटर है। रनर अप उसको कहते हैं जैसे कोई प्रतियोगिता हो रही हो तो उसमें एक फर्स्ट पोजीशन तो एक ही को मिलती है, तो उसके बाद जो थोड़े से रह जाता है, यानी एक तरह से सेकंड जो रहता है, उसको कहते हैं रनर अप। पासर बाई, अगर आपने पूर्व लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने उसमें एक जगह बताया था, पासर बाई राहगीर को कहते हैं। बस स्टैंड, देखिए ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें मेन वर्ड पासर बाई में पासर है, लेकिन इसका बनेगा ऐसे नहीं। अभी मैं आपको इनका प्लूरल बना के बताता हूं। बस स्टैंड में
देखिए मेन, अब इसमें भी थोड़ा सा देखने में अजीब समझ में नहीं आ रहा है, हो रहा होगा बहुत से बच्चों को कि स्टैंड मेन वर्ड है कि बस मेन वर्ड है। लेकिन आप देखिए इसमें मेन वर्ड है स्टैंड। क्यों? क्योंकि देखिए हो सकता है साइकिल स्टैंड हो सकता है ऑटो स्टैंड हो सकता है बस स्टैंड हो। कहने का मतलब मेन नाउन यहाँ पर स्टैंड है। पोएट लॉरिएट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने अभी यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल में देखा, तो इसमें आपको देख के ही पता चल रहा होगा पोएट भी एक मेन शब्द दिख रहा है। और लॉरिएट का मीनिंग आप नहीं जानते होंगे, तो अगर बहुत से बच्चे जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, वैसे यहाँ दोनों ही मेन वर्ड हैं। लॉरिएट वो होता है जैसे कि किसी को अगर कोई उपाधि दे दी जाए किसी क्षेत्र में, जैसे कविता के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने तमाम उपाधियां अर्जित की हैं, तो जो उपाधियां होगी उसको कहते हैं पोएट लॉरिएट। ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर, ये तो आप इस वर्ड से तो परिचित ही होंगे। डायरेक्टर आप यानी कि निर्देशक होता है, और उसका अगर सहायक है तो असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। तो ये देखिए सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपाउंड नाउन हैं। लेकिन हमें जानना यहाँ पर ये है कि कंपाउंड नाउन के प्लूरल कैसे बनते हैं। क्यों? क्योंकि इन पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, या तो देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, नाउन में क्या करेगा, अगर एरर बनाना है उसको या मिस्टेक बनानी है तो उसके फॉर्म को ही बिगाड़ देगा, या तो फॉर्म को स्पेलिंग में बिगाड़ देगा, या हो सकता है कि उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जैसे कि मैं इससे पहले आपको तमाम एग्जाम्पल सॉल्व करवा चुका हूं, कि हो सकता है कि उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रयोग करके उसको बिगाड़ दे। तो यहां जो मैंने कुछ शब्द बताए हैं इनके प्लूरल मैं आपको भी बताता हूं। तो बच्चों एक बात तो आप समझ ही गए होंगे कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन आर दोज नाउन्स विच आर फॉर्म्ड बाय एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त संज्ञा या कंपाउंड नाउन कहते हैं, और इनको भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए जो मैंने जैसा कि आपको दिखाया था, जो सेट आपको दिया था, उससे संबंधित कुछ नियम है। मैं आपको जो सबसे प्रमुख नियम है कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाने का, उसको मैंने रूल 1 मान के आपको, इसमें कंपाउंड नाउन के तहत ये रूल 1 है। वैसे ये रूल अब आपके नाउन नंबर में अगर देखा जाए तो 5th रूल चल रहा है, लेकिन कंपाउंड नाउन के अगर संदर्भ में देखें तो ये कंपाउंड नाउन के अर्थ में रूल 1 है। यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल्स कैसे बनाए जाते हैं। देखिए एक बात, चूंकि इसमें आप जान रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, तो लड़का कंफ्यूज होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि हम किसका प्लूरल बनाएं। तो देखिए जैसा कि इसका जो प्रामाणिक रूल है वो ये कहता है कि द जनरल रूल फॉर मेकिंग द प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन इज दैट देयर प्लूरल्स आर ऑलवेज मेड बाय मेकिंग द प्लूरल्स ऑफ देयर रूट और मेन या प्रिंसिपल वर्ड। देखिए जैसा आप देख सकते हैं कि कंपाउंड नाउन का अगर प्लूरल बनाना है तो या तो हम उसका रूट वर्ड का प्लूरल बनाएं, या जो उसमें मुख्य शब्द है उसका प्लूरल बनाएं। प्रिंसिपल का अर्थ भी मुख्य होता है। तो द मेन वर्ड और वर्ड्स, ये हो सकता है कि देखिए जैसे कि यहाँ पर वर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड्स हैं, क्योंकि इसमें लेफ्टिनेंट भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, जनरल भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो द मेन, इसमें यहाँ दोनों मेन वर्ड हैं एक तरह से देखा जाए तो हम इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। जो मेन वर्ड होता है या मेन वर्ड्स होते हैं दैट एक्ट एज नाउन्स, यानी वो मुख्य शब्द जो जिसका, देखिए हम पढ़ किसके तहत रहे हैं, नाउन नंबर के तहत या कंपाउंड नाउन के तहत इसको पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब वो मेन वर्ड माना जाता है कि जो किसका काम करे, जो काम करे नाउन्स का या नाउन का। तो जो वर्ड नाउन का काम कर रहा होगा, या 2 से अधिक भी वर्ड हो सकते हैं जो नाउन्स का काम कर रहे हैं, तो उन्हीं का प्लूरल बनाते हैं। अच्छा एक बात और मैं आपको यहीं पे बता दूं, जैसे कुछ मोस्टली इसमें जो शब्द हैं ऐसे होते हैं जिसमें कि फर्स्ट पार्ट एडजेक्टिव का काम कर जाता है। जैसे हमने कहा स्टेप सन, इसका अर्थ हुआ सौतेला बेटा। अगर स्टेप डॉटर हो सकता है, स्टेप मदर हो सकता है, स्टेप फादर हो सकता है, सौतेला पिता भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसमें मेन वर्ड कौन है, इसमें मेन वर्ड है सन। और स्टेप फिर क्या है भाई, स्टेप माने ये सौतेला बता रहा है ना, तो ये काम किसका कर रहा है, ये है काम कर रहा है एडजेक्टिव का।
यहाँ ऐसे स्टेप माने चरण भी होता है, कितने चरणों में कितने स्टेप में, लेकिन यहाँ पे स्टेप का अर्थ क्या है, यहाँ पे सौतेला है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें अगर देखा जाए तो रूट वर्ड कौन है, इसमें रूट वर्ड ये है या मेन वर्ड ये है। अब इसको हम चाहें तो यहाँ शब्द बदल बदल के हम इसको और शब्द बना सकते हैं। स्टेप मदर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दिया, स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, बनाया जा सकता है इस तरह से। तो अब जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी ऊपर, उन्हीं के प्लूरल्स यहाँ नीचे मैंने एग्जांपल में बताए हैं। याद रखिए कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल हमेशा रूट वर्ड या मेन वर्ड का बनाएंगे, या हो सकता है मेन वर्ड उसमें दो भी हों, तो अगर दो मेन वर्ड्स हैं तो दोनों का प्लूरल बन के बन सकता है। तो ऐसे शब्द जिसमें दो मेन वर्ड होते हैं, तो कभी इसका कभी इस वर्ड का प्लूरल बना के हम बना देते हैं, कभी दूसरे का प्लूरल, यानी दोनों एक्सेप्टेड हैं, यानी ग्रामर में वो दोनों वर्ड एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, अब देखते हैं जैसे सन इन लॉ में रूट वर्ड या मेन वर्ड ये है आगे का, ये जैसे ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, तमाम आप बना सकते हैं इससे। तो अब इसमें जब भी प्लूरल बनेगा तो मेन वर्ड जो है रूट वर्ड इधर है, तो इसी का प्लूरल बनेगा। कुछ इसको परीक्षाओं में कैसे देता है, परीक्षा में रूट वर्ड को ना प्लूरल बना के ऐसे कर सकता है, सन इन लॉस कर देगा, कमांडर इन चीफ्स कर देगा। आप समझ रहे हैं बात। तो कहने का मतलब एक तो एरर ऐसे बनाया जाता है कि इसका रूप ही बदल देगा, यानी कि वो गलत रूप प्रयोग कर देगा। तो जहां गलत रूप प्रयोग करेगा स्वाभाविक सी बात है वहां एरर है, नहीं तो फिर इसको ऐसे कर देगा, रूप उसका सही रखेगा। हो सकता है आगे जाके, जैसा कि मैं बराबर आपको समझाया मैंने आपको, कि हो सकता है आगे जाके चूंकि वर्ब भी आएगी, आगे जाके हो सकता है उससे संबंधित कोई प्रोनाउन आए, तो अगर ना फिर वो चला जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी और उसके बाद उससे संबंधित प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उससे संबंधित आपका जो भी वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगी, और जो भी आपका उससे बात अगर प्रोनाउन, कोई जरूरी नहीं कि प्रोनाउन आए, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन आए, लेकिन अगर उससे संबंधित कोई प्रोनाउन बाद में, यानी देखिए कितनी जगह बन गई। एक तो मेन वर्ड को बिगाड़ दो अगर एरर बनाना है, दूसरा अगर वहां नहीं हो रहा है तो वर्ब को बिगाड़ दो, वर्ब पे एरर बना दो, तीसरा है कि अगर चाहे तो उसके बाद उसका प्रोनाउन पे एरर बना दो। यानी इसमें इतने स्कोप होते हैं एरर बनाने के लिए, इसलिए इन ऐसे शब्दों को अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जहां अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का या कॉम्प्रिहेंशन का, आपकी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग या पावर ऑफ नॉलेज का आपका परीक्षण करना हो जिस परीक्षा में, और तो वहां पर इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें कि पता चलता है कि लड़के का गहन अध्ययन कितना है। और एक बात देखिए, मैं बार बार आपसे कहूंगा कि कभी भी पढ़िए तो गहराई में पढ़िए, छिछला पढ़ के आप मोती नहीं, जैसे मोती भी निकालना हो तो सागर में गहरे जाना पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको रिजल्ट निकालना है और अगर वही एवरेज स्टूडेंट बने रहेंगे तो आपका रिजल्ट भी एवरेज ही रहेगा। अगर आप टॉप स्टूडेंट बनते हैं या ऐसा कुछ करते हैं जो औरों से बेहतर है, तो स्वाभाविक सी बात है आप औरों से बेहतर है तो आपका सिलेक्शन होगा। और हमारी प्राथमिकता ये समझ लीजिए, मैंने अब तक बहुत बच्चों का सिलेक्शन करवाया है, तो हमारी कोचिंग की यही प्राथमिकता है कि बच्चों का सिलेक्शन हो, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो हमारा नाम होता है। अब देखिए जैसे उनके प्लूरल्स कैसे बनाए गए हैं। सन इन लॉ में मेन वर्ड है या रूट वर्ड है सन, तो इसका प्लूरल बना सन्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ में रूट या मेन वर्ड है कमांडर, तो इसका बना कमांडर्स इन चीफ। यहाँ पे ये मेन वर्ड नहीं है, ठीक है, तो ये रूट वर्ड या मेन वर्ड या प्रिंसिपल वर्ड ये है। लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल जो वर्ड है, इसमें लेफ्टिनेंट भी मेन वर्ड का काम कर सकता है और जनरल भी मेन वर्ड का काम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसके दो तरह से प्लूरल बनते हैं। आप चाहें तो लेफ्टिनेंट्स जनरल कह दीजिए या लेफ्टिनेंट जनरल्स कह दीजिए। कहने का मतलब या तो फर्स्ट पार्ट का आप बना लीजिए या तो सेकंड पार्ट का बना दीजिए, लेकिन दोनों का नहीं बनेगा यहाँ पर। अब देखिए जैसे स्टेप सन्स है, तो इसमें रूट वर्ड ये है, तो अगर रूट ये एडजेक्टिव का काम कर रहा था, स्टेप मदर स्टेप, तो अगर कई सौतेली माँ हो तो आप उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, स्टेप मदर्स करेंगे, स्टेप्स पे नहीं बनेगा प्लूरल, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और अब ये मैं बार बार देखिए, मैं अपने स्टूडेंट को इतना मजबूत करना चाहता हूँ कि वो हर नियम को इतनी बार जान ले कि वो उसका जब भी कहीं पे प्रयोग हो वो हमेशा सही प्रयोग करे। तो जैसे आप जान चुके हैं अब तक मेरे पूरे लेक्चर्स में कि एडजेक्टिव का प्लूरल, क्योंकि
नंबर का कॉन्सेप्ट किस में है? एडजेक्टिव्स में तो नंबर का कॉन्सेप्ट है नहीं। नंबर यानी वचन का कॉन्सेप्ट नाउन्स में है। वचन का कॉन्सेप्ट वैसे तो देखा जाए तो वर्ब में भी है, लेकिन वचन का कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव में नहीं है ना, तो इसलिए अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है तो उसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, जैसे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आप जानते हैं, तो गर्लफ्रेंड अगर इसमें देखा जाए तो मेन वर्ड ये है, रूट वर्ड ये है फ्रेंड। तो अब अगर प्लूरल बनेगा तो इसका, अब देखिए इसको आराम से दे सकता है कि गर्ल्स फ्रेंड्स बना दो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ्रेंड किस टाइप का है? ये फ्रेंड किस टाइप की है? गर्ल। ये फ्रेंड किस टाइप का है? बॉय। तो अगर बॉय होगा तो बॉयफ्रेंड होगा। तो कहने का मतलब ये वास्तव में नाउन होते हुए भी काम किसका कर रहा है? ये नाउन होते हुए भी काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी ये बता रहा फ्रेंड किस टाइप का है, क्वालिटी बता रहा फ्रेंड की, या किस प्रकार का वो फ्रेंड है। तो वो गर्ल के प्रकार का फ्रेंड है, यानी गर्ल के क्लास को बिलोंग करता है। तो आप ऐसी स्थिति में ये नाउन होते हुए भी काम एडजेक्टिव का कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे चीफ मिनिस्टर, जैसे मैंने बताया कि मेन रूट वर्ड क्या है यहाँ पे? मिनिस्टर है, मिनिस्टर है। तो जब भी बनेगा तो चीफ्स का नहीं बनेगा, मिनिस्टर्स का बनेगा। जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, अगर कई राष्ट्रों के प्रधानमंत्रियों की बात हो तो आप क्या कह देंगे? प्राइम मिनिस्टर्स कह देंगे क्या? नहीं, आपको कहना पड़ेगा द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ ऑल नेशंस। तो अब देखिए, जैसे एडिटर इन जनरल या एडिटर इन चीफ, ये जो वर्ड हैं, तो देखिए एडिटर माने संपादक होता है, आप जानते हैं, जो कि न्यूज़ वगैरह या तमाम चीज़ों को एडिट करता है। तो एडिटर्स इन जनरल होता है जो, या एडिटर इन चीफ जो होता है, जो मुख्य, जो एडिटरों के भी काम को एडिट करता है। तो ऐसे व्यक्ति को एडिटर इन जनरल या एडिटर इन चीफ कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें रूट वर्ड जनरल नहीं है, इसमें मेन वर्ड है एडिटर, यानी ये मुख्य शब्द है। तो एडिटर अगर मुख्य शब्द है तो प्लूरल भी किसका बनेगा? एडिटर का बनेगा। रनर्स अप, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि जब कोई प्रतियोगिता होती है तो जो उसको फर्स्ट के बाद जो जस्ट होता है, फॉलो करता है, तो वो होता है रनर अप। तो रनर अप में मेन वर्ड जो है रनर है, तो इस हमेशा प्लूरल रनर का बनेगा, रनर्स अप अगर कई हैं तो। अब उसी प्रकार पासर्स बाय में मेन वर्ड जो है वो है, आपको देखने में लग रहा होगा कि देखिए मेन बात ये है कि अगर आप ये समझें कि बाई है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पीछे लगा देते हैं हम, तो पीछे अगर आप लगा देंगे 22, तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। आप जानते हैं कि BYS कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मेन वर्ड है पासर, तो इसका प्लूरल किसका बनेगा? अगर कई राहगीर है तो पासर्स बाई होगा। बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, तो आपको मैंने जैसे अभी उदाहरण में बता भी दिया, अभी तो अपने लेक्चर में बताया कि स्टैंड जो होता है वो जगह होती है जहां पर कोई जगह खड़ी होती है। तो जहां जिस जगह बस खड़ी होती है वहां बस तो खड़ी, एक बस तो खड़ी नहीं होती है, वास्तव में खड़ी कई बसें होती है, लेकिन हम उस जगह को क्या बोलते हैं? बस स्टैंड। अगर कई ऑटो एक जगह खड़े होते हैं तो हम उसको ऑटो स्टैंड। आपने अक्सर देखा होगा कि साइकिल स्टैंड होता है, तो साइकिल स्टैंड में एक साइकिल नहीं होती, कई साइकिल। तो क्यों नहीं हम इसको ऐसे क्यों नहीं बोल देते हैं? ऐसे बोल देना चाहिए ना कि हैं तो कई साइकिल्स, तो इसको ऐसे बोल देना चाहिए ना, साइकिल्स स्टैंड। कभी सोचा है क्यों नहीं साइकिल्स स्टैंड होता? क्योंकि अगर ये प्लूरल है तो इसको भाई कई साइकिलों का है, तो क्यों नहीं हम साइकिल्स स्टैंड बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसमें मेन वर्ड जो है वो ये है, ये नाउन है। ये बता रहा कि ये स्टैंड किस प्रकार का है। ये स्टैंड जो है साइकिलों के, जहाँ साइकिलें खड़ी हो सकती हैं, कार का स्टैंड हो सकता है, ऑटो का स्टैंड हो सकता है, बस का स्टैंड हो सकता है। तो मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग अब समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो मेन वर्ड है वो स्टैंड है, और ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसलिए इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ये बात को आप अगर पकड़ लें तो समझ लीजिए आपके बहुत से एरर्स सही आप पकड़ पाएंगे। देखिए पोएट लॉरिएट, मैंने बताया ना कि ऐसा पोएट जिसको कि कोई, जैसे कोई गवर्नमेंट ने, या कभी पहले के ज़माने में क्या होता था, आप जानते हैं राज कवि भी होते थे, राज कवि होते थे। तो राज कवि एक तरह से देखा जाए तो पोएट लॉरिएट है किसका? वो उस जिस भी बादशाह ने उसको अपने दरबार में रखा है वो राज कवि है उस दरबार, तो यानी वो पोएट लॉरिएट है। तो यानी कहने का मतलब हम जब किसी पोएट को कोई उपाधि दे देते हैं तो उस उपाधि के तहत वो पोएट लॉरिएट हो जाता है। तो अगर वो ऐसे कई पोएट्स हैं तो आप उसके लिए दो, देखिए इसमें दोनों वर्ड जो है महत्वपूर्ण है, तो यानी दोनों वर्ड मेन है, तो इसमें आप किसी भी एक का बना सकते हैं, दोनों का नहीं बना सकते। यानी पोएट्स लॉरिएट कह दीजिए या पोएट लॉरिएट्स कह दीजिए। असिस्टेंट डायरेक्टर में
में जो मेन वर्ड है या रूट वर्ड है वो डायरेक्टर है, तो ये वर्ड जो है एडजेक्टिव है। ये तो वैसे भी आप ये एडजेक्टिव है, तो अगर ये एडजेक्टिव है तो असिस्टेंट्स डायरेक्टर नहीं बनेगा, तो यानी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं, यानी डायरेक्टर वो किस प्रकार का है, मेन डायरेक्टर है कि असिस्टेंट डायरेक्टर है कि किस तरह का, या म्यूजिक। देखिए जैसे अगर हम मान लीजिए आप जानते हैं कि जैसे संगीतकार होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, संगीतकार को हम कहते हैं म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर। तो यानी देखिए आपने डायरेक्टर से और शब्द बना रहे हैं ना, म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा डांस डायरेक्टर होता है, कोरियोग्राफी जो करते हैं फिल्मों में वो डांस डायरेक्टर। कोई जरूरी नहीं कि फिल्मों में, कहीं पे भी जो नृत्य को बताते हैं कि कैसे नृत्य होना चाहिए या उसको डायरेक्ट जो करते हैं, डायरेक्टर का मतलब होता है जो किसी क्रिया को निर्देश करता है कि बताएगा कैसे कैसे होगी वो। तो अगर वो म्यूजिक को निर्देश कर रहा है तो म्यूजिक डायरेक्टर है, अगर वो डांस को डायरेक्ट, तो यानी ये मेन वर्ड डायरेक्टर है वास्तव में। तो जब भी इसका प्लूरल बनेगा तो क्या बनेगा, डायरेक्टर्स का प्लूरल बनेगा। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए बच्चों, अब मैं उससे संबंधित जो दूसरा रूल है वो आपको बताने जा रहा हूं। द प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन कंसिस्टिंग ऑफ मैन एंड वुमन, ये भी बहुत परीक्षाओं में आता है कि जिसमें जैसे वॉशरमैन, वुमन डॉक्टर, ये तमाम इस तरह के जो शब्द हैं जो मैन या वुमन से कंपाउंड बनते हैं। तो ये चूंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप में आता है इसलिए मैंने इसको दूसरे नियम में कर दिया इसी सेक्शन के तहत। द प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन कंसिस्टिंग ऑफ मैन एंड वुमेन इन देम आर मेड बाय मेकिंग द प्लूरल्स ऑफ बोथ वर्ड्स। देखिए इसका जो जनरल नियम ये है कि जिन शब्दों में मैन या वुमन आ रहा हो कंपाउंड वर्ड में, उसमें जो हम दोनों शब्दों का बनाते हैं। लेकिन देखिए फिर क्या कहा बट, लेकिन फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। अगर ये कॉन्ट्रडिक्ट कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और भी बातें हैं। तो कह रहा है कि जो अगर कंपाउंड वर्ड है तो उसमें हम दोनों का बनाते हैं प्लूरल, वो उस कंपाउंड वर्ड का जिसमें कि मैन और या वुमन आ रहा हो। तो मैन और वुमन जिन कंपाउंड शब्दों में आया है उसका जनरल रूल ये कहता है कि हम दोनों शब्दों का प्लूरल बना दें, अगर प्लूरल बनाना है तो। लेकिन आगे बट कह गया, बट द वर्ड्स, लेकिन ऐसे भी शब्द होते हैं इन विच मैन या वुमन डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स। लेकिन ऐसे भी कंपाउंड वर्ड होते हैं कि जिसमें मैन या वुमन काम किसका कर रहा है, काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि जिन शब्दों में मैन या वुमन से बने शब्दों में मैन या वुमन एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा तो इसका मतलब मैन या वुमन का नहीं बनेगा, फिर उसके मैन या वुमन के अलावा जो और दूसरा शब्द बच रहा है उसी का प्लूरल बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको उदाहरणों से ये बात को क्लियर करूंगा। तो यानी जिन शब्दों में मैन या वुमन आया हो कंपाउंड नाउन उनमें दोनों से बनता है, लेकिन जिन शब्दों में मैन या वुमन एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसमें फिर दूसरे जो दूसरा है जो पार्ट एडजेक्टिव के अलावा है उसका बनता है प्लूरल ऑफ द अदर वर्ड। तो अब देखिए इसमें दो रास्ते हो गए। तो जब दो रास्ते हो गए तो अक्सर बच्चों को डाउट होने लगता है कि अब बताइए कि दोनों का बनाना है कि हमको एक का बनाना है। लेकिन इसका नियम एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, जो वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा हो उसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो अब देखिए जरा, इसको मैं उदाहरणों से आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखिए जैसे वुमन डॉक्टर है, तो यहाँ ये मैन या वुमन से बने शब्द हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे मैन डॉक्टर भी हो सकता है। तो आप बस ये समझने का प्रयास करिए, ये कंपाउंड नाउन दोनों वर्ड से मिलकर बना है, मैन या वुमन से। तो आप इसमें किसका प्लूरल बनाएंगे, इसका भी प्लूरल बनेगा और इसका भी प्लूरल बनेगा। उसी तरह से जैसे मैन टीचर है या वुमन टीचर है तो किसका बनेगा, इस मैन का भी बनेगा या वुमन का भी बनेगा, टीचर का भी बनेगा। यानी ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिसमें दोनों का प्लूरल बनता है। तो अब जैसे वुमन डॉक्टर है, अगर कई महिला चिकित्सक हैं तो उनके लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे विमेन डॉक्टर्स। उसी तरह से अगर कई पुरुष शिक्षक हैं तो उनके लिए हम कहेंगे मेन टीचर्स, यानी दोनों पार्ट का बन रहा है। उसी तरह से अगर आप जानते हैं एडवोकेट, अगर अधिवक्ता है कोई महिला तो उसके लिए वुमन एडवोकेट है। तो अगर कई अधिवक्ता है महिला तो क्या कहेंगे, महिला अधिवक्ताओं को कई महिला हो तो विमेन एडवोकेट्स कहेंगे, यानी दोनों का बनेगा। अगर मान लीजिए आप मैन सर्वेंट माने होता है नौकर, यानी पुरुष जो है,
तो अगर मैन सर्वेंट एक है तो मैन सर्वेंट हुआ, लेकिन अगर मान लीजिए आपने कई पुरुषों को अपने घर में काम पे लगा रखा है तो आप क्या बोलेंगे, मैन सर्वेंट्स बोलते हैं। उसी तरह से इंजीनियर, मैन इंजीनियर का मतलब हो गया जो एक पुरुष इंजीनियर हो गया। लेकिन अब आजकल तो आप जानते हैं कि इंजीनियर से आप दोनों को डिनोट कर सकते हैं, ये कॉमन लैंग्वेज में हो गया हमारे प्रयोग की दृष्टि से, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से नहीं। ग्रामर की दृष्टि से आज भी इंजीनियर कॉमन नाउन में आएगा, यानी दोनों हो सकते हैं वो। लेकिन अगर हमको बाइफरकेट करना है तो अगर औरत इंजीनियर है कोई तो उसको हम कह सकते हैं कि वुमन इंजीनियर, और उसका प्लूरल बनेगा तो विमेन इंजीनियर्स बनेगा। अब इसके कुछ अपवाद हैं, देखिए अब सोचिए कितना अंतर आ रहा है कि एक जगह मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां मैन या वुमन से बना शब्द है उसमें दोनों का बनेगा, लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ ये भी बता रहा हूं कि जिन शब्दों में मैन या वुमन एडजेक्टिव का काम करेगा तो मैन या वुमन का नहीं बनेगा, फिर दूसरे पार्ट का बनेगा। ठीक है, अब इसके कुछ अपवाद भी हैं तो उन अपवादों का भी हम अध्ययन कर लेते हैं। अब देखिए जैसे अब देखिए मैन ईटर का मतलब नरभक्षी हो गया। वुमन हेटर का मतलब ऐसा व्यक्ति जो महिला वर्ग से नफरत करता हो। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैन हेटर भी कह सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो पुरुष जाति से नफरत करता हो। मैन लवर मतलब ऐसा व्यक्ति जो पुरुषों से प्रेम करता हो, इसको आप चाहे तो इसको वुमन लवर हो गया, यानी ऐसा व्यक्ति जो महिला जाति से प्रेम रखता हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इन तीन मतलब ऐसे तीन अगर का डबल कर दें तो 6 हो जाएगा, क्योंकि मैन वुमन यहाँ बदल दीजिए तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्दों में वास्तव में यहाँ पर अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें तो हम क्लियर हो जाता है। जैसे हिंदी रूपांतरण करें तो ये होता है नर या मानव भक्षी, मानव भक्षी है, नर या मानव भक्षी, यानी जो उनका ऐसे देखिए पहले ऐसे कुछ जातियां पाई जाती थी जो मानव को भी मार के खा जाती थी, तो ऐसी जातियों को, या आज भी होता है, आप ये समझ लीजिए जैसे कोई कि आदमखोर हो गया। अच्छा हिंदी में इसके लिए एक वर्ड और भी है, आदमखोर। आदमखोर, तो आदमखोर का मतलब क्या होता है, जो इंसानों को खाए। जैसे मान लीजिए कोई तेंदुआ है या बाघ है, वो उसने कभी मानव का मांस खा लिया मान लीजिए, तो उसको एक जैसे आदत सी पड़ गई, तो फिर आसपास वो हमेशा तलाशता है मानव को। और ऐसे जानवर जो मानव को भी खाने लगे तो समझ लीजिए वो मानव भक्षी या आदमखोर या नरभक्षी हो गए। तो अब अगर ऐसा है तो वास्तव में देखा जाए तो ये मैन काम किसका कर रहा है, वास्तव में ये मैन काम कर रहा है एडजेक्टिव का, यानी वो भक्षी किसका है, वो भक्षी ईटर यानी भक्षी है, तो भक्षी किसका है, वो मानव भक्षी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप चाहे तो वुमन ईटर भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब अब इसका प्लूरल बनेगा तो किसका बनेगा, ईटर का बनेगा, तो इसका बनेगा मैन ईटर्स। उसी तरह से जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं कि वो व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता है यानी वो वुमन ईटर है। तो ऐसे में अब ये काम, यानी ये हेटर किसका है, ये हेटर जो ये नाउन है वो है किसका, वो हेटर है इसका। तो यानी ये काम किसका कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम। ये लवर किसका है, ये लवर है इसका। तो यानी ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का और ये कर रहा है नाउन का। तो आप जो नाउन नंबर पढ़ रहे हैं तो नाउन का प्लूरल बनेगा ना। तो अब देखिए इन सारे शब्दों में मेन जो वर्ड अगर देखा जाए, नाउन वर्ड अगर देखा जाए तो वो ईटर है, हेटर है और लवर है। तो अब देखिए इतना आपके पास हो गया सेट, तो आपको नहीं लगता कि इसमें भ्रम की स्थिति बनेगी कि कभी इधर कंपाउंड नाउन ऐसे भी मैंने आपको बताया कि जिसमें मैन का मैन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो अब इसमें आप जान रहे हैं कि अपवाद की स्थिति हो रही है ना, तब कुछ अपवाद भी हैं। तो ऐसी स्थिति में भ्रम होता है। तो इसीलिए जब कोई पेपर सेट करता है तो इस तरह के प्रश्नों को जरूर डालता है कि जहाँ पे बच्चों में भ्रम की स्थिति है, करने में उन्हें दिक्कत हो। और लेकिन अगर मान लीजिए आपका नॉलेज परफेक्ट है या आपका इस टॉपिक पे अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो चाहे वो कोई भी शब्द पूछे आप एकदम उसका सही आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर सब्जेक्ट आपका क्लियर है तो स्वाभाविक सी बात है, आप सब्जेक्ट जब ये पता कर पा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन का मिस्टेक आप ऑलरेडी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब तक मैंने जितने शब्द बताए हैं इन पर आधारित हम लोग कुछ एरर्स कर लेते हैं।
और देखिए मैं जैसे आपने बार बार कहता हूं अपने लेक्चर्स में कि ये प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। ज्यादा से ज्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो लॉ या नियम जो भी है वो आपका मजबूत होगा। अब उसके तहत मैंने एक नोट भी आपके लिए मतलब कुछ बताया है कि वो भी जान लीजिए आप। जैसे अब हम मैन पे ही आधारित या वुमन पे आधारित बने कंपाउंड नाउन इस सेक्शन में अभी पढ़ रहे हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं कि जिसमें आपको हो सकता है कि मैन नजर आ रहा हो, ये मैन नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये मैन है नहीं। इसको आप क्या करते हैं, मुसलमान मैन पढ़ते हैं क्या? नहीं, मुसलमान पढ़ते हैं। इसको आप क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण पढ़ते हैं। इसको जर्मन एक जाति है जो जर्मनी में रहती है, तो जर्मन पढ़ते हैं। इसको जर्मैन तो नहीं पढ़ते। और इसको नॉर्मन, जो नॉर्वे में जो लोग रहते हैं उनको नॉर्मन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये वास्तव में मैन है ही नहीं। तो ये जब मैन है ही नहीं तो इसमें हम मैन का मैन क्यों बनाएंगे? तो ये वास्तव में ये है, इससे जुड़ा हुआ शब्द है ये, यानी एक ये नाउन पूरा एक ही नाउन है ये वास्तव में। अब जैसे लड़का मैन पे पढ़ा है तो उसको लगता है कि ये भी कंपाउंड नाउन है। ये कंपाउंड नाउन नहीं है बच्चों, ये कंपाउंड नाउन नहीं है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र नाउन है और ये इसका मैन से कुछ लेना देना नहीं है। बस इसमें हमको हमारी नजर का दोष है कि हमको इसमें मैन नजर आ रहा है, मैन। तो कभी कभी इस पे भी आप प्लूरल बना सकता हूं। अब इसको कह दे कि ब्राह्मण, अब ऐसे लिख दे, ऐसे ब्राह्मण, अब ऐसे, ये तो गलत है ना, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं है। वास्तव में है ये ब्राह्मण, ये है जर्मन और ये है नॉर्मन। तो अब जहां तक मेरा ख्याल है कि जो मैन वुमन से बने जो कंपाउंड नाउन है, और उससे पहले का जो सेट मैंने आपको पढ़ाया कि वो जो कंपाउंड नाउन है, कमांडर इन चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल, वो जो तमाम स्टेप्सन, तो उनसे संबंधित जितना भी आपका डाउट है वो हो सकता है कि आप कुछ हद तक, काफी हद तक क्लियर हो गया हो। और अगर क्लियर हो गया है तो चलिए अब उस पर आधारित हम लोग कुछ एरर करते हैं, क्योंकि एरर करके ही हम अपने उस नॉलेज को परख सकते हैं। अब अगर उस नॉलेज को देखिए, ज्ञान को जब तक परीक्षण पे नहीं, कसौटी पे ना कसा जाए तो तब तक कोई मतलब नहीं है। क्योंकि असली तो हमें जब परीक्षा में हमको उस नाउन या किसी भी विषय पे जो ज्ञान हमारा है उस ज्ञान का ही परीक्षण देना पड़ता है। अब देखिए, जैसे अब चूंकि मैं नियम इतना विस्तार से बता चुका हूं तो मैं चाहूं तो आप डायरेक्ट भी आपको ये सॉल्व करा सकता हूं। जैसे ऑल हिज सिस्टर इन लॉ, देख सकते हैं इसमें रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड सिस्टर है, तो अब इसने लॉस पे लगा दिया, अंत में लगा दिया। जैसे कि नॉर्मली हम वर्ड का जब एक नॉर्मल जो ट्रेंड है कि एस या ईएस लगा के बनता, तो उस तरह तो उसने अंतिम शब्द पे लगा दिया। ऐसा है नहीं, तो इसमें मेन वर्ड या रूट वर्ड सिस्टर है तो क्या बनेगा? ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ होगा। तो ऑल हिज सिस्टर्स, यानी कि यहाँ पर ये गलत है, ये नहीं होगा, और यहाँ बनेगा प्लूरल इसका, सिस्टर्स इन लॉ। तो अब आगे भी देख लेते हैं, चूंकि ये बहुवचन में है तो ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर, यानी वर्ब ठीक लगाया, आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ द सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग। अब मान लीजिए, चलिए इसका बहुत ज्यादा विस्तार में और वाक्य का अर्थ बताने का कोई मतलब नहीं, आप मेन चीज पे फोकस रहिए। जैसे मैनी ऑफ द ओल्डर वुमन डॉक्टर्स, तो देखिए अब ये भी तो मैन वुमन से बना हुआ है, तो अब इसमें क्या ये मेन वर्ड है क्या, या ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वुमन भी नाउन है, और यहाँ पर, और इससे बना हुआ मैंने नियम आपको ये बताया कि वुमेन या वुमन से जो कंपाउंड नाउन बनते हैं उनमें दोनों पार्ट का बनता है। तो अगर ये दोनों पार्ट का बनेगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर कई महिला डॉक्टर्स थे तो उनके लिए आप कहेंगे विमेन डॉक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे यानी बी पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ इस पार्ट में मिस्टेक है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी रिमूव्ड द ओल्ड मैन सर्वेंट। तो ये भी देखिए उसी जिस सेट में ये बताया था उसी सेट में ये भी है, यानी ये भी मैन से बना हुआ एक कंपाउंड नाउन है, और जिसमें कि दोनों पार्ट का बनेगा, दोनों पार्ट का प्लूरल बनेगा। तो देखिए मैन का मैन बना दिया लेकिन सर्वेंट का नहीं बनाया, तो इसका मतलब यहाँ इस पार्ट में मिस्टेक है, यानी बनेगा शी रिमूव्ड द ओल्ड मेन सर्वेंट्स, उसने क्या हटा दी? सारे पुरुष नौकरों को ऑफ हर हाउस फ्रॉम सर्विस, अपनी सेवा से उसने हटा दिया, ठीक है। आगे कुछ और क्वेश्चंस कर, देखिए जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ही आपका वो नियम प्रबल होगा, और आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, मैं आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है
वो आपका मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो 100% क्लियर हो जाए। और जब वो 100% आपका क्लियर हो गया तो चाहे आप 10 उस पर एरर दीजिए, चाहे 100 एरर दे दीजिए, आपका हर एरर ठीक होगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप गलत करने की आपकी चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए पहले अपना किसी भी विषय पे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत करके आप पूरा नॉलेज नहीं पा सकते, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वो आपका नियम स्थायी होगा। और फिर वो ऐसा एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि अगर परीक्षा में आएगा तो आप देखेंगे ओह ये तो वही है नियम, तुरंत आप कर देंगे। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अगर आदमी प्रैक्टिस करता है तो उससे उसकी निपुणता बढ़ती है। और आपको आज की परीक्षाएं ऐसी नहीं होती कि आप क्या नाम है थोड़ा मोड़ा करके आप सेलेक्ट हो जाओगे। आज कंपटीशन का लेवल इतना हाई हो चुका है कि आप जब तक टॉप लेवल पे नहीं हैं तब तक आप सिलेक्शन को भूल जाइए। और अगर एक सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी चाहिए तो अपने आप को जितना अपग्रेड कर सकते हैं उतना अपग्रेड करिए। और ये देखते हुए कि हमारा कंपटीशन कौन सा है, उसमें क्या क्या हमारी प्राथमिकताएं, उन सारे सब्जेक्ट्स को तैयार करिए। और जहाँ तक अंग्रेजी का विषय का सवाल है, अगर आप ये क्लासेस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो नियम मैं पढ़ाऊंगा उसमें कहीं भी कसर छोड़ूंगा। ये मैं आपको पूरा क्लियर करके ही छोड़ूंगा। चलिए अब उस पर और आधारित कुछ कर लेते हैं एरर्स। द मच फियर्ड मैन ईटर्स। अच्छा ये बताइए, मानव भक्षी तो बहुत लोग होते हैं, जैसे शार्क होती हैं, वेल होती हैं, मगरमच्छ होता है। तो ये सब वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या ये मैन ईटर्स स्पीसीज हैं? अगर वैसे तो ये और भी लोगों को खाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक तालाब में मगरमच्छ है, अगर उसमें आदमी गिर जाएगा तो क्या वो छोड़ देगा क्या? नहीं, ये ऐसी स्पीसीज हैं जो मानव को भी खा जाती हैं। तो कहने का मतलब ये मैन ईटर्स हैं। तो आगे अब देखिए, तो अब यहां पे कह रहा है कि द मच फियर्ड मैन ईटर्स, यानी जो ऐसी मानव भक्षी जिनसे कि हमको डर लगता है, लाइक उसने उदाहरण भी आगे बताया कि वेल्स एंड शार्क्स आर कॉमनली फाउंड इन द डीपर वाटर। अच्छा देखिए, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हों तो मैंने इस शब्द को भी बताया था, वाटर को। वाटर अगर पानी के अर्थ में है, अगर हम इसको वाटर को पानी के अर्थ में लें, अगर पानी के अर्थ में लेंगे तो वाटर होगा। लेकिन अभी मैंने आपको और डिटेल में नहीं बताया कुछ और। देखिए, नाउन नंबर छोटा मोटा विषय नहीं है, ये वास्तव में बहुत डीप विषय। अगर आप और डीप में जाएंगे तो और आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे वाटर का अर्थ तो पानी होता है, ये सही है, पानी है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि वाटर्स का मतलब हो गया जो वाटर बॉडीज होती हैं। वाटर बॉडीज कौन कौन सी हो सकती हैं? लेक्स हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में इसको कहते हैं सागरों के लिए वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज का मतलब हो गया जैसे सागर है, तो यहां पर ये सागर के अर्थ में है, पानी के अर्थ में नहीं है। तो इसलिए जैसे बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, हो सकता है वो ये सोचें ओ वाटर्स मिल गया, बस ये तो सर बताए थे कि वाटर्स नहीं होता, तुरंत इस पे एरर कर देंगे। लेकिन वास्तव में वो वाटर्स के अर्थ में, पानी के अर्थ में आया ही नहीं है। अगर पानी के अर्थ में आता और वाटर्स होता तो वो गलत था, लेकिन वहां सागर के अर्थ में आया था। कहना मतलब कि इस तरह की जो मानव भक्षी प्रजातियां हैं, वेल्स और शार्क्स, कहाँ पाई जाती हैं? गहरे सागरों में। ठीक है, तो सागर के अर्थ में वो सही है। लेकिन अब यहां देखते हैं जो जिस नियम के तहत हम पढ़ रहे हैं, द मच फियर्ड, देखिए इसने दोनों का बना दिया, उसने मैन का भी बना दिया और ईटर। लेकिन वास्तव में ये जो पार्ट है, वास्तव में पार्ट किसका काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसका प्लूरल नहीं बनेगा, यानी इस पार्ट में क्या हो गई? मिस्टेक। ठीक है, द कमांडर्स इन चीफ्स, देखिए इसको भी क्या किया इसने, इसमें रूट या मेन वर्ड कमांडर था, लेकिन इसने चीफ्स का भी बना दिया। तो यानी कि हमारे जो हमने जैसा भी पढ़ा है कि अगर जो कंपाउंड नाउन है उसमें हमेशा मेन वर्ड या रूट वर्ड का बनता है, तो अगर उसके तहत देखा, जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर में क्लियर किया है कि इसमें रूट या मेन वर्ड क्या है? कमांडर है, तो इसका प्लूरल बनेगा। ये सही है, ये गलत है। तो द कमांडर्स ऑफ द बोथ नेशंस मेट टू साइन ए पीस ट्रीटी या ए ट्रीटी, उन्होंने एक संधि मतलब करने के लिए मिले एक जगह। ऑल हर मदर इन लॉस बोल गया, लेकिन होना क्या चाहिए इसमें? मेन वर्ड जो है मदर है, तो प्लूरल किसका बनेगा? मेन वर्ड का या रूट वर्ड का बनेगा?
तो इसने बनाया क्या, देखिए जैसे स्वाभाविक प्रक्रिया होती है हमारी कि हम अंत में लगा देते हैं एस या ई एस, तो उसी के तहत इसने बना दिया कि मदर इन लॉस कर दिया। लेकिन अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल, यहाँ एक देखिए डिटरमाइनर उसके लिए बताया है ऑल, यानी उसकी सभी जो सासू माएँ हैं, तो यानी क्या इसका मतलब ये हुआ। अब आप अच्छा आपको ये तो कहीं भ्रम नहीं है कि एक व्यक्ति की कई सासू माँ नहीं हो सकती। हम आपको बता रहे हैं जैसे मान लीजिए आपकी जिस जगह या जिस व्यक्ति की अगर कहीं शादी हो, वो 2 बहनें हों, उसकी सास 2 बहनें हों, तो उसकी मानी आपकी सास की जो बहन है वो भी तो आपकी सास लगेगी। तो ऐसी स्थिति में होता है इसका प्लूरल। तो ऑल हर मदर इन लॉज नहीं होगा, क्या होना चाहिए, इसमें मेन वर्ड है मदर, तो इसका प्लूरल बनेगा मदर्स इन लॉ। तो उसकी सभी सासू माओं ने उसका सपोर्ट किया टू ज्वाइन ए प्रोफेशनल कोर्स, कि वो प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर ले, उसके पक्ष में थी सभी। वीमेन हैव, देखिए मेरा यहाँ पे इस वाक्य को मैंने यूज जरूर किया है क्योंकि ये बड़ा मशहूर वाक्य है, तो इसको लेकिन इसको कोई अन्यथा नहीं लेगा, इस पे मेरा कोई किसी लिंक पे या कोई कमेंट नहीं है, ये मैं इसको सिर्फ चूंकि समझाने के संदर्भ में बता रहा हूँ। जैसे एक आमतौर पे लोग मजाक में कह देते हैं कि नारी की सबसे बड़ी दुश्मन नारी होती है, तो देखिए उसी तरह इसमें अर्थ है कुछ कि विमेन हैव बिकम, औरतें बन चुकी हैं, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट विमेन हेटर, यानी औरतों की ही सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी हैं या नफरत करने वाली बन चुकी हैं। लर्न टू सन, एक वर्ड है SHUN, सन माने होता है त्याग देना या छोड़ना, कोई चीज छोड़ देना या त्यागना, सन। ऑल थिंग्स ऑफ फेमिनाइन, मतलब कहने का मतलब फेमिनाइन कौन होता है, जो ये एक एडजेक्टिव है फेमिनाइन, ये फेमिनाइन एडजेक्टिव है, ये किससे रिलेट करता है, रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू वीमेन, एनीथिंग रिलेटेड टू वीमेन। अच्छा इसको क्यों कहा गया होगा इस वाक्य को, इस वाक्य को कहने का मतलब ये देखिए आज की महिलाएं बहुत ही तेज तर्रार हैं, जागरूक हैं। अब आप तो देखिए कि अब तो डिफेंस में भी क्या नाम है विमेन को अलाउ कर दिया गया है, तो यानी आज की आधुनिक महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। तो यहाँ उसके तहत ये कहा गया है कि औरतों की जैसे लगता है दुश्मन हो, क्योंकि उन्होंने वो क्या क्या चीजें त्याग दी हैं, वो सारी चीजें त्याग दी हैं जो कि फेमिनाइन होती हैं। जैसे अब आज की महिलाएं तो आप देखते हैं पैंट कोट शर्ट सब पहनती हैं, पहले की महिलाएं मोस्टली साड़ी पहनती थी, या पहले आप देखिए एक ट्रेडिशनल वे से एक अलग अप्रोच बताया गया है इसमें। कहने का मतलब महिलाओं ने वो चीजें त्याग दी जो कभी महिलाओं का प्रतीक हुआ करती थी, जो कि संबंध रखती थी महिलाओं से। आप समझ रहे होंगे जहां तक मैं जो कहना चाह रहा हूं, वो कहने का मतलब औरतों की ऐसी दुश्मन इसलिए बन गई क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज त्याग दी जो कभी क्या होती थी। देखिए जैसे हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन रहा है कि औरतों के लंबे बाल होते हैं हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी औरतों के, लेकिन अब आजकल की मॉडर्न महिलाओं ने बाल को काट दिया, पुरुषों की तरह शॉर्ट रखने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि औरतों ने जो औरतों को जो पहचान थी, औरतों की थिंग्स ऑफ विमेन, यानी कि जो उनकी एक तरह से पहचान थी उसको खत्म कर दिया, यानी औरतें ऐसी हर उस चीज की विरोधी हो चुकी हैं कहने का मतलब। लेकिन वो ऐसा नहीं है, महिलाएं मॉडर्न होने के नाते उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, जो चीजें उनको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उससे मुक्ति पा लेती हैं, ये बात अलग है, ठीक है। तो वीमेन हैव बिकम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वीमेन हेटर। अब देखिए इसमें क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जैसे कि मैंने अपने लेक्चर में बताया। तो हेटर क्या है, हेटर जो है रूट वर्ड यानी मेन वर्ड है, तो प्लूरल किसका बनेगा, इसका बनेगा, ये एडजेक्टिव का नहीं बनेगा। तो यानी होगा यहाँ पर हेटर्स, यानी इस पार्ट में मिस्टेक है और ये होगा वुमन हेटर्स होगा, यहाँ पे ए भी हो जाएगा क्योंकि इस पार्ट इसका तो बनेगा नहीं, ठीक है। और क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। देखिए मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि जितना आप करेंगे, देखिए नहीं आपने एक कहावत सुनी होगी, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान या पड़त निशान, जो भी ठीक है, होत निशान पड़त निशान, यानी रस्सी भी काट देती है पत्थर को, क्योंकि बार बार करते करते आपने देखा होगा, जैसे पहले पुराने कुओं में ये चीज आपको परिलक्षित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी धार क्या होगी, मजबूत होगी। अपने आप को एकदम मजबूत बनाइए। चलिए आगे, द एडिटर इन चीफ्स, वही बात इसमें भी है, इसमें मेन वर्ड है एडिटर और बना रहा है किसका प्लूरल, इसमें बना रहा है चीफ्स का, तो ये गलत है, यहाँ नहीं होगा एस, होगा क्या, यहाँ एडिटर्स पे होगा। ये बात अब मैंने अपने लेक्चर में क्लियर कर दी है, एस
ये एडिटर्स होगा, द एडिटर्स इन चीफ ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स, मतलब कई मैगजीनों के जो एडिटर इन चीफ हैं उन्होंने एक मीटिंग की एट ए फेमस 5 स्टार होटल। अच्छा देखिए यहाँ पे वही वाली बात, जैसा कि मैं बार बार आपको बोलता हूँ, स्टार्स वर्ड होता है, ऐसा नहीं कि स्टार्स वर्ड नहीं होता, होता है 3 स्टार्स 4 स्टार्स होता है, लेकिन क्या यहाँ पे 5 स्टार्स होना चाहिए? क्या यहाँ पे 5 स्टार्स होना चाहिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बार बार जानिए इस बात को, यहाँ ये नाउन है तो यानी बाकी सब क्या है? एडजेक्टिव। ये नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है, ये एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, बात समझिए, ये एक न्यूमरल एडजेक्टिव है और ये क्वालिटी वाला बताने वाला एडजेक्टिव, ये क्वालिटी बता रहा है। तो यानी ये जो सभी पार्ट हैं ये सब एडजेक्टिव हैं, तो इसलिए इनका प्लूरल नहीं बनेगा। और यहाँ पर वैसे भी दिया है ए फेमस, ये इसका डिटरमाइनर है, ये इसका डिटरमाइनर, यानी इस पार्ट में मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक इस पार्ट में है। उसी तरह देखिए ऑल है, कई, काफी है या कई या सभी हैं, तो जब सभी हो गए तो यानी काफी लोग हो गए, तो इसमें मिनिस्टर्स मेन वर्ड है तो ये चीफ्स पे एस नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी तो वर्ब उसने देखिए वर्ब क्या किया? प्लूरल यूज किया है, आर यूज किया है, यानी इस पार्ट में मिस्टेक नहीं है, ए पार्ट में मिस्टेक है। पासर्स बाय, अच्छा देखिए राहगीर को मैं कई बार अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं, तो कई अगर राहगीर होंगे तो पासर्स बाय होगा, तो लेकिन देखिए उसने फिर यहाँ तो यानी शब्द को नहीं बिगाड़ा, शब्द को नहीं बिगाड़ा, लेकिन देखिए इसने वर्ब को बिगाड़ दिया, यानी वर्ब के साथ मतलब वर्ब के साथ वर्ब को गलत इस्तेमाल कर दिया। तो अगर ये कई राहगीर है तो वॉज ना होकर क्या होना चाहिए? वह होगा। तो पासर्स बाय वेयर आस्क्ड इफ दे वेयर रजिस्टर्ड टू वोट और नॉट, यानी राहगीरों से पूछा गया, कोई हो सकता है कोई एक वो कराया गया और सर्वे, तो उनसे ये पूछा गया कि आपने अपने आप को वोट मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड किया है या नहीं। द 3 वॉशरमैन, अब देखिए द 3 वॉश यानी है तो ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी वॉशरमैन कितने? 3 है, तो अब उसने क्या इसको गलत बना दिया? क्या ऐसे होगा? क्या ऐसे होगा? क्या वॉशर्स मेन होगा? क्या नहीं, ये मेन कौन से टाइप के हैं? वॉशर ये एडजेक्टिव ही है वास्तव में, तो नाउन ये है, तो यानी उसने इसमें गलती नहीं की, तो यानी द 3 वॉशर मेन ये सही है। लेकिन आगे बढ़िए तो देखिए ये 3 है, चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगी हमारी? वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए, प्लूरल, वर्ब भी हमारी प्लूरल होनी चाहिए। तो द 3 वॉशरमैन वेयर, यानी ये भी सही है, यानी इसमें भी नहीं गलती की। देखिए अब आप देखते जाइए कि सब्जेक्ट सही है, वर्ब भी सही है, तो जो तीनों धोबी थे वो अपने कपड़े धो रहे थे। अब देखिए लेकिन यहाँ पे देखिए अपने कपड़े थे, यानी वो कई है ना, तो 3 है, तो यानी वर्ब उसने सही लगाया। लेकिन देखिए उनसे संबंधित ये प्रोनाउन आ गया, लेकिन तो अगर ये प्रोनाउन आ रहा है तो या उनसे संबंधित कोई और चीज आ रही, तो यानी हिज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? वो लोग कई हैं तो यहाँ पर होगा देयर क्लोज होगा, ठीक है। वास्तव में तो अगर देखा जाए तो वास्तव में ये प्रोनाउन नहीं है, वास्तव में ये देखिए क्लोज है, तो कपड़े किसके? उसके कपड़े हैं, तो ये वास्तव में है पोसेसिव एडजेक्टिव, वास्तव में है पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये चूंकि कईयों से संबंधित है तो ये हिज न होके अगर एक होता, मान लीजिए द वॉशर मैन होता यहाँ पे, तो द वॉशर मैन वॉज वॉशिंग हिज क्लोथ होता, क्लोथ होता, ठीक है। अच्छा क्लोथ और क्लोथ का भी मैंने आपको अंतर बताया था, अगर ये मटेरियल नाउन होगा तो क्लोथ होगा, लेकिन अगर उससे आपने कपड़े सिल दिए, सिले सिलाए कपड़ों को बोलते हैं क्लोथ्स, यानी जो कपड़े सिल दिए गए हो, सिले सिलाए कपड़े, तो वो ड्रेसेस के अर्थ में क्लोथ हो जाता है। ये मैं आपको अपने पहले लेक्चर्स में, इससे पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। देखिए अब जहां तक मेरा ख्याल है कि अब आपका कंपाउंड नाउन से संबंधित जो अगर भ्रम भी रहा हो तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। और देखिए मैं आपसे बार बार ये बात को कहूँगा, चाहे मुझसे पढ़िए चाहे किसी और से पढ़िए, लेकिन हमेशा पढ़िए वो ऐसा मैटर पढ़िए कि जो अपने आप में बेस्ट हो, समझ लीजिए, और जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काम करे, वो ऐसा नॉलेज आप कहीं से भी जहां से मिलता है वहां से आप ले लीजिए। और लेकिन हम तो आपको बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा भरसक प्रयत्न है कि हमसे जो पढ़ रहा है वो इतनी जानकारी रखे कि वो जिस कंपटीशन में इंग्लिश को प्रयोग करे तो वो उसमें परफेक्ट हो जाए और उसका सिलेक्शन हो जाए। आपका सिलेक्शन हमारा मोटिव है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।